जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। प्रगति परिवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जिसकी तारीख 17-18 फरवरी निर्धारित की गई है। अगर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का सिलेबस देखा है तो वहाँ आपने देखा होगा एक टॉपिक मानवाधिकार। अगर यहाँ से थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया तो हर एक बच्चा कर लेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा पूछा गया तो वहाँ सारे बच्चे जाकर फंस जाएंगे। तो हमें एक क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन तो 100% यहाँ से पूछा जाएगा। अब हमें एक क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन बनाना मतलब कि लगभग आप कम से कम लाखों बच्चों को आप पीछे छोड़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक है मानवाधिकार। अगर आपने सिलेबस देखा है तो वहाँ आपका टॉपिक मानवाधिकार लिखा गया है और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम हार्ड टॉपिक है। एग्जाम में कंफर्म है यहाँ से 1 नंबर तो आएगा। क्वेश्चन नॉर्मल हुआ तो सब बनाएंगे, क्वेश्चन अच्छा हुआ लेवल का हुआ तो वहाँ सारे फेल हो जाएंगे, सब धराशायी हो जाएंगे। तो इस टॉपिक को कवर करना, अच्छे से कवर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज हम बात करेंगे मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार की, और साथ ही में जब अगली क्लास देखेंगे तो वहाँ हम देखेंगे राज्य मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार व राज्य मानवाधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार पूरे देश के लिए काम करता है, जबकि हर राज्य के लिए अलग अलग मानवाधिकार है। तो राज्य मानवाधिकार मतलब उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार को हम अलग से नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही साथ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसलिए आज हम टॉपिक कवर करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में। उससे जितनी भी बातें आपको बताई जाएंगी उसमें एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको निश्चित ही यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। एक स्लोगन लिखा गया है, हर इंसान प्यार का है हकदार और सबको मिले समानता का अधिकार, सबको मिले समानता का अधिकार। ऐसे ही मूल आदर्श हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं मानवाधिकार आयोग की। मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो भी बातें हैं, मैं आपसे एक बात की गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इसके बाहर आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। निश्चित ही आपको एग्जाम में यहाँ से मदद मिलने वाली है। पहले हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर मानवाधिकार है क्या। अगर इसका हम संधि विच्छेद कर दें तो मानव और धन अधिकार हो जाएगा। मतलब मानव के जो अधिकार हैं उन्हीं को हम मानवाधिकार कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों को मनुष्य होने के कारण प्राप्त हैं, ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों को मनुष्य होने के कारण प्राप्त है, मतलब मनुष्य होने के साथ उनको अधिकार मिले हैं, ऐसे अधिकार को हम मानवाधिकार कहते हैं। और भारत में मानवाधिकार के लिए, उनकी रक्षा के लिए मौलिक अधिकार में उनकी बातें दी गई हैं। तो भारत में मौलिक अधिकार या फिर मानवाधिकार, तो मौलिक अधिकार में ही मानव के अधिकार की बात कही गई है। अगर ध्यान दें अनुच्छेद 12 से 35 जहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात की गई है, मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अगर देखें भाग, तो ये भाग 3 है जहाँ पर मौलिक अधिकार की बात हमने की है। तो भारत में भी मौलिक अधिकार के लिए व्यवस्था की गई है और इनको संविधान से संरक्षण भी प्राप्त है, और इनको संविधान से संरक्षण भी प्राप्त है। संविधान से सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, और जबकि हाई कोर्ट में 226 के तहत मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए संरक्षण दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 जहां आप जानते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जहां 5 प्रकार के रिटें हैं, वो आपके अनुच्छेद 32 बताता है। और 226 जहां हाई कोर्ट द्वारा याचिका दायर की जा सकती है किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के उल्लंघन को लेकर। चलिए इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो भारत में भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए बातें दी गई हैं। हम यहाँ देखते हैं जो मानवाधिकार है, मानवाधिकार अत्यंत व्यापक है। मानवाधिकार एक अत्यंत व्यापक है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत जैसे देशों में मौलिक अधिकार है, लेकिन हो सकता है कि कुछ विदेशी देश हों जहाँ पर मौलिक अधिकार की कोई बात न की गई हो, या फिर उनके मौलिक अधिकार सीमित हों। तो मानवाधिकार अत्यंत व्यापक है, एक बड़े पैमाने पर है, राष्ट्र की सीमाओं से परे है। तो किसी देश की सीमाओं से परे है मतलब ये है कि किसी एक देश की सीमा के भीतर ना काम करने वाला, ये हर देश में काम करता है। तो हर देश में मानवाधिकार की रक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। अब यहाँ लिखा गया है कि मौलिक अधिकार पूरी मानव जाति को प्राप्त होते हैं। जी हाँ, मौलिक अधिकार पूरी मानव जाति को प्राप्त होते हैं। वो व्यक्ति चाहे हिंदुस्तान का हो, वो व्यक्ति अफ्रीका में हो, वो व्यक्ति रशिया में हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार पूरी मानव जाति को प्राप्त है। मौलिक अधिकार मतलब मानवाधिकार के अंतर्गत जो आपके मौलिक अधिकार है वो हर एक मानव जाति को प्राप्त है। और जबकि मौलिक अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों को मिलते हैं, हालांकि यहाँ बाई मिस्टेक यहाँ मानवाधिकार होना चाहिए था, तो यहाँ पर मानवाधिकार सही कर लेंगे, तो यहाँ मानवाधिकार कर लीजिएगा। तो मानवाधिकार किसी एक व्यक्ति को अगर व्यक्ति है तो उसके नाते उसको प्राप्त है, और जबकि मौलिक अधिकार सिर्फ देश के नागरिक को ही प्राप्त है। तो हम यहाँ समझ गए हैं कि मानवाधिकार पूरी मानव जात को मिला है, जबकि मौलिक अधिकार सिर्फ देश के नागरिक को मिले हैं। आगे
मानवाधिकार की रक्षा हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो मानव के अधिकार की रक्षा के लिए, मानव के अधिकार की रक्षा के लिए एक आपका आयोग बना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक मतलब ये है कि एक संवैधानिक निकाय है, एक ऐसा निकाय जो संविधान के अनुरूप चलता हो, ऐसे निकाय को आप सांविधिक निकाय कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे कि मानवाधिकार का इतिहास क्या रहा है। तो मानव के अधिकार का इतिहास क्या रहा है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो इसकी सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, यूएनओ मतलब ये है संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की तीसरी बैठक जो हुई कहाँ थी, पेरिस फ्रांस में हुई थी। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 10 दिसंबर 1948 को हुई थी और इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और जब बैठक हुई थी तो पेरिस में हुई थी और ये फ्रांस में है। और कितने देशों ने भाग लिया था, तो 58 देशों ने भाग लिया था। इतनी बात यहाँ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो जो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई है, इसी को मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं, अधिकार पत्र कहते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा एक बात ध्यान देना हमें, जो 58 देश शामिल हुए थे, यहाँ जो चेयरमैन थे ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति थे उस समय, अभी के नहीं, उस समय राष्ट्रपति थे। पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जब ये घोषणा की गई कि मानव के अधिकार की रक्षा के लिए हर एक देश सिर्फ अपने अपने यहाँ आयोग का गठन करे, तो वैसे ही भारत में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। और भारत में आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1993। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है। जवाब बन जाएगा 12 अक्टूबर 1993। अगर पूछा जाए कि किस अधिनियम से की गई है, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देना है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत ही इस संस्था की स्थापना की गई थी। आगे दिखा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाने वाले हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र ये पहले अध्यक्ष थे। और जबकि वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, मतलब न्यायमूर्ति शब्द लगा है, न्यायमूर्ति का अर्थ है न्यायाधीश से है, तो न्यायाधीश रहे हैं पहले, तो न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र, और जबकि वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए देखते हैं और भी बातों को। यह लिखा गया है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन 2019, तो मानवाधिकार जो अधिनियम लाया गया था 1993 में, उसमें संशोधन भी किया गया है। अब संशोधन क्या किया गया है, ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम ध्यान देंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया था। तो ये संशोधन का विधेयक किसने पेश किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया था। और संशोधन किया गया, संशोधन किस बात के लिए था, तो हम ध्यान देंगे कि अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर या न्यायाधीश के पद पर रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका अध्यक्ष होता है, जो आपका आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो भी व्यक्ति इसका अध्यक्ष बनाया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश के पद पर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में अगर हम ध्यान दें तो 33 तो आपके न्यायाधीश हैं और जबकि एक आपका मुख्य न्यायाधीश है। तो कहने का अर्थ ये है कि अध्यक्ष जो बनाया जाएगा इसका या तो एक वाले में शामिल हो या फिर 33 वालों में शामिल हो। तो 33 आपके न्यायाधीश हैं और एक आपका मुख्य न्यायाधीश है, जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर या फिर न्यायाधीश के पद पर रहा हो, तो चाहे 33 वाले में शामिल रहा हो और या फिर एक वाले में मुख्य वाले में शामिल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ कार्यकाल लिखा गया है, तो कार्यकाल को लेकर भी हमने संशोधन किया है। तो पहले जो अध्यक्ष का कार्यकाल हुआ था ये 5 वर्ष या 70 वर्ष का था। जो भी पहले पूरा हो जाता 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष जो पहले पूरा हो जाता, ये इनका कार्यकाल था। लेकिन वर्तमान में ये 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष कर दिया गया है। ये बात आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ हर एक बच्चा अगर फंस जाएगा, आपको ध्यान देना है। संशोधन कब हुआ है, 2019 में संशोधन किया गया। तो अध्यक्ष जो है इसका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर जो अन्य न्यायाधीश हैं उनमें से किसी एक पद पर रहा हो और या फिर जो उनका कार्यकाल है, पहले था
कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाता, लेकिन वर्तमान में क्या है कि 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष है। इतनी बातों को आपको दिमाग में ऐसे डाल लेना है जिससे कभी आपको भूलना ही नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ और भी बातें। अब यहाँ हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है आयोग, उसकी संरचना कैसी है, उसमें जो सदस्य हैं उसकी संरचना कैसे है, कैसे कैसे मिलकर ये बना है, तो हम यहाँ ध्यान देते हैं। जो अध्यक्ष है यहाँ पर, जो अध्यक्ष, तो अध्यक्ष किसे बनाया जाता है इसकी बात हमने पहले ही कर ली है। तो अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश रहा हो, तो सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो चुका हो, जो 33 और +1 उनमें से कोई एक रहा हो, तो मुख्य न्यायाधीश या फिर जो अन्य न्यायाधीश है। लेकिन ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, हाई कोर्ट की यहाँ बात नहीं की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश में से कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश रहा हो। और अगला हम देखते हैं जो यहाँ सदस्य हैं, तो यहाँ 5 सदस्य हैं और जबकि एक क्या है, अध्यक्ष है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने अध्यक्ष सहित सदस्य हैं, तो या फिर उनकी संख्या कितनी है, तो संख्या आपकी 6 हो जाएगी, जहाँ 5 सदस्य हैं और एक क्या है, अध्यक्ष है। चलिए देखते हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके जो पदेन अध्यक्ष हैं, पदेन अध्यक्ष का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति जो पद पर है जब तक अध्यक्ष है, ऐसे अध्यक्ष कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से तो भैया 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन अध्यक्ष नहीं होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो 6 आयोग लिखे गए हैं इन सब के पदेन अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं। ठीक है, देखते हैं जो पहला लिखा गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की मुख्य आयुक्त, और अगला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, अगला राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, और जबकि विकलांग व्यक्तियों की लिए मुख्य आयुक्त। ये सभी जो आपके यहाँ संस्था लिखी गई हैं, जो संस्थाएं यहाँ लिखी गई हैं, जो भी आयोग लिखे गए हैं, इन सभी के जो अध्यक्ष होते हैं पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट हो तो बताइए। हमें लगता है आपको यहाँ थोड़ा डाउट हो सकता है, यहाँ आप ध्यान देंगे। जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष 1 है, जो 5 है, 5 यहाँ सदस्य रखे गए हैं, 5 यहाँ क्या है, सदस्य हैं, तो 5 सदस्य हैं, जबकि ये पदेन सदस्य लिखे गए हैं, 5 सदस्य हैं और ये क्या है, अध्यक्ष है। मतलब ये कितने सदस्य है, तो 6 सदस्य जिसमें 5 क्या है, 5 सदस्य हैं और जबकि एक क्या है, अध्यक्ष है। और जो पदेन सदस्य हैं, पदेन सदस्य इन आयोगों से वहां जाते हैं। चलिए देखते हैं और भी बातें आपसे पूछी क्या जा सकती हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं जो हमारे अध्यक्ष व सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसके लिए 6 सदस्यीय एक समिति का गठन किया जाता है। तो यहाँ लिखा भी गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, तो कहने का मतलब ये है कि 6 सदस्य होते हैं इसमें और इसी की सिफारिश पर अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ ध्यान देते हैं जो 6 सदस्य हैं, 6 सदस्यों में कौन शामिल हैं। तो एक तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। आगे लोकसभा अध्यक्ष 2 हो गया, तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, तो राज्यसभा के उपसभापति हुए, और संसद के मुख्य विपक्षी दल के नेता। अब यहाँ संसद के से अर्थ है कि यहाँ राज्यसभा और लोकसभा दोनों ध्यान देना है। राज्यसभा और वह लोकसभा, अगर संसद की बात की गई तो राज्यसभा व लोकसभा, मतलब ये है कि लोकसभा व राज्यसभा के जो विपक्षी दल के नेता है, तो यहाँ 2 ये हो जाएंगे और साथ में ही केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होता है। तो अगर देखें यहाँ इनकी संख्या तो 1, 2 और ये 3 हुआ, और जबकि यहाँ 4 और 5 और ये 6, तो 6 सदस्य एक समिति होती है जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अध्यक्ष व सदस्य को पद से हटाने के लिए इनके सदस्य व अध्यक्ष जो हैं, अगर इनको पद से हटाना है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। तो अध्यक्ष व सदस्य को पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार, असमर्थता का आरोप अगर सिद्ध हो जाए तो उनको पद से हटाया जा सकता है। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर जांच की जाए और उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें दुराचार व असमर्थता का आरोप सिद्ध हो जाए तो उनको पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में। चलिए
देखते हैं कुछ और भी बातों को। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है, मतलब आप यहाँ नई दिल्ली का लीजिएगा। तो मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और हम देख लेते हैं कि जो हमारा मानवाधिकार आयोग है आखिर इसके कार्य क्या हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या हैं? तो सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां धारण करता है। जो आपके सिविल न्यायालय हैं उनके पास जितनी भी शक्तियां हैं वो समस्त शक्तियों को आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार धारण करता है। अगला कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। तो जो मानव अधिकार दिए गए हैं यदि उनका उल्लंघन हो रहा है तो उनकी भी जांच कर सकता है। और साथ ही में किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं सुधार के लिए निर्देश दे सकती है। कुल मिलाकर ध्यान दें, जितने भी बंदीगृह देश के अंदर है वहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, कैदियों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि कैदियों के साथ यातना या फिर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये सभी पावर आपके पास है, मानवाधिकार आयोग के पास है। तो किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं सुधार के निर्देश दे सकती है। और साथ ही में देश के लोगों के मध्य मानवाधिकार से संबंधित जागरूकता फैलाना, तो जागरूकता फैलाना भी इसका उद्देश्य है। और इसीलिए तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर 1939 को पेरिस फ्रांस में ही तो बैठक हुई थी और जहाँ पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं और भी इनके कार्य हैं, और भी क्या कार्य हैं। तो न्यायालय में लंबित मानवाधिकार के मामले, तो ऐसा मामला जो न्यायालय में हो और लंबित हो, काफ़ी समय से रोका गया हो, ऐसे मामलों में मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप कर सकता है। और साथ ही में अब यहाँ ध्यान दें, जो मानवाधिकार आयोग है आखिर ये रिपोर्ट तैयार करता है, वार्षिक रिपोर्ट होती है। और आयोग रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। जिसकी रिपोर्ट होती है राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है और संसद के दोनों सदनों में इस रिपोर्ट को रखा जाता है। तो हमने मोटा क्या देखा है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम ध्यान रखते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार दिवस कब है? तो 10 दिसंबर, ये आप नोट डाउन कर लेना। और साथ में ही सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो 10 दिसंबर 1939 को बैठक कहाँ हुई थी? पेरिस में, ये फ्रांस में है। 58 देशों ने भाग लिया था और अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे? रूजवेल्ट। इतनी बातें ध्यान रखना। और साथ में ही मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लेना। आगे आपको ध्यान रखना कि भारत में इस आयोग की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला कि इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ राव थे और वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। आगे और मानवाधिकार आयोग संशोधन आप ध्यान रखना है कि 8 जुलाई 2019 को पेश किया गया है। और जाहिर बात है कि लोकसभा में किसने पेश किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया है। संशोधन यहाँ 2 किए गए हैं। पहला, जो अध्यक्ष है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश रहा हो। और दूसरा, जिनका कार्यकाल है पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष निश्चित किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही में आपको यहाँ और भी बात ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है कितने सदस्य आयोग है? तो 6 सदस्य हैं, जहाँ पर 1 अध्यक्ष है और 5 इसके सदस्य हैं। जबकि इसके पदेन सदस्य में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग, और साथ में ही विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, यहाँ से भी इनके पदेन अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और बात हम ध्यान दें, जो इनके अध्यक्ष व सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्य एक टीम होती है, एक समिति होती है, जहां पर प्रधानमंत्री हेड होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, और संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ के जो विपक्षी दल के नेता हैं ये शामिल होते हैं। और साथ ही में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। इनके सदस्यों व अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो हटाने का तरीका है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये जांच करके बता दे, ये साबित कर दे कि इन पर दुराचार व असमर्थता का
आरोप सिद्ध हो जाता है तो इनको पद से हटाया जा सकता है। और साथ ही में मानवाधिकार आयोग के कार्य इनको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। और मुख्यालय कहाँ इसका है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और रिपोर्ट क्या करता है कि आयोग रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष रखता है और राष्ट्रपति इसके संसद के दोनों सदनों में ले जाकर रखता है। तो हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित जितनी भी बातें बनने वाली थी एग्जाम में, उन सब की चर्चा कर ली है। वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो आप लाइक करिएगा और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर भी करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ हम जानेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग और वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बात दिमाग में रखिएगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत ही एक ऐसी कुंजी है जो आपकी सफलता के रास्तों को खोल देती है। तो आप दृढ़ संकल्प लेकर सिर्फ मेहनत पर फोकस करिए, मेहनत आप करिए, सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। मिलेंगे अगले टॉपिक में जहाँ हम देखेंगे राज्य मानवाधिकार। तब तक के लिए जय हिंद।